अब अदलिया और मईशत के मामलात भी तकरीबन साथ साथ ही चल रहे हैं। IMF मिशन ने गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की तो PTI ने इसे बैरूनी मुदाखलत से ताबीर किया, जबकि गुज़श्ता शाम में ख़ुद डोजियर भेज दिया और उसमें तमाम शिकवे शिकायत जो हैं वो रख दिए IMF के सामने। तो अब इसमें जो बैरूनी मुदाखलत असली वाली है वो कौन सी है? क्या ये शिकवे वहाँ IMF को पहुँचाना ये भी बैरूनी मुदाखलत नहीं है? आपके जो हल्का है वो इस पे क्या सोच सकता है, कानूनदान क्या सोचते हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुदाखलत हमारे अंदरूनी मामला में किसी तरह से भी वो गलत है। अब देखिए, IMF के जुरिस्डिक्शन क्या है बताइए उनकी, कि वो चीफ जस्टिस से मिलके हमारे सिस्टम की बात करें। बिल्कुल हम आपस में कर सकते हैं कि जी हमारा सिस्टम सही नहीं चल रहा, या हमें शिकायत है 26वीं तरमीम से, या हमें शिकायत है कि जिस तरह से जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन बाहर के लोगों को तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो आके हमारे ऊपर, वो भी IMF जिसका एक मॉनिटरिंग, क्योंकि हम उनसे पैसे लेते हैं तो शायद इस वजह से हमारी हैसियत ये है कि हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी, तो मैं नहीं समझता कि मुनासिब था कि मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को उनसे मिलना। लेकिन नेचुरली वो मिल लिए उनसे। अगर किसी ने उनको खत भी लिखा है इस सिलसिले में तो मैं समझता हूँ वो भी सही नहीं है, क्योंकि आपको खत नहीं, आपको बैरूनी मुदाखलत आप खुद क्यों कह रहे हैं कि उनसे कि आए आप देखें ये चीजें, क्या मतलब आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? आप या तो आप लिखते, आप दूसरे ऐसे लोगों को कह सकते हैं, जैसे डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं, उस वो अगर आपसे पूछें कि क्या हाल है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो आप फरमा रहे हैं अगर उन्होंने इस तरह से लिखा है तो मैं नहीं समझता वो भी मुनासिब है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये फरमाएं कि अब सूरत हाल ऐसी बन गई है, हमें तो समझ को नहीं आ रही, सारी जो रिवायात होती थी, अखलाकियात होती थी अदलिया की, बल्कि बाहर की भी, वो ख़त्म हो गई हैं। अब 4 जज साहबान ने या 5 ने रिप्रेजेंटेशन पेश की, वो रिजेक्ट कर दी गई कि जी जो जज तशरीफ़ लाए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ नहीं लिया, वो सीनियर, उनकी सीनियरिटी का पहले तयन होना चाहिए, वो रिजेक्ट कर दिया गया। उनको अब कायम काम चीफ जस्टिस भी बना दिया गया है, वो उन्होंने संभाल लिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी आपके सामने हैं। आप ये क्या समझते हैं एक सीनियर कानूनदान के तौर पर और सुप्रीम कोर्ट के बार के साबिक सदर के तौर पर, कि ये मामला कहाँ तक चलेगा? क्या वाकई जो अदालती फ़ालियत के नतीजे में लोगों को एक उम्मीद पैदा होगी कि रियासत के मामलात अब आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, वो उम्मीद ख़त्म हो रही है, या इससे कोई खैर का पहलू निकल रहा है? और जिस तरह जनाब चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब कहते हैं कि मामलात सेटल हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो इनको इस सिस्टम को चलने दें, सब ठीक हो जाएगा। वाकई ठीक हो रहा है? नहीं, मैं अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही है तो मैं बहुत अदब से उनसे इख्तिलाफ करूंगा कि उनको चीफ जस्टिस होने के साथ साथ ये भी देखना है कि आपकी अदलिया आज़ाद है, उस पर कोई कदगन नहीं लगाई जा रही। लेकिन जो जुडिशल, लेकिन जो 26वीं, मैं समझता हूँ इस मुल्क में पहले ही बहुत हालात ख़राब थे, हमेशा अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। डायरेक्टली आपने देखा कई मार्शल लॉ के ज़माने आए जिसके अंदर PCO लगा के जजेस को अच्छे जजों को फारिग किया गया। अब उन्होंने कहा PCO वगैरह तो क्योंकि मार्शल लॉ तो लग नहीं रहा, आप किस तरह से करें? उन्होंने कहा कि अब अपने मर्जी के जजेस लगा दो, वो इतनी तादाद में लगा दो कि फिर ये जो बाकी जो इंडिपेंडेंट जजेस है वो फारिग हो जाएं। तो यही अब हो रहा है। अब ये आई होप ये चीफ जस्टिस साहब को देखें, क्योंकि जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं उसकी उस कमेटी का, जुडिशल कमीशन को हेड तो चीफ जस्टिस साहब करते हैं। वहाँ हमेशा ये लोग माइनॉरिटी में जा रहे हैं, और जो सियासतदान या बार काउंसिल के अरकान उनके साथ इल्हाक है, उनकी मेजॉरिटी हो के वो अपनी मर्जी के जजों को अपॉइंट करवा रहे हैं। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, मैं समझता हूँ कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना कर लेती उस वक्त तो मौखर कर देते अपॉइंटमेंट्स। क्योंकि देखिए आपने फिलहाल, मैं तो समझता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट इस वक्त हुए सुप्रीम कोर्ट में, बेहतरीन जजेस हैं, जो चारों कोर्ट से आपने सीनियर जजेस ले लिए वहां से। और लेकिन आपने देखे पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जो थे, जो नंबर 2 पे, तो उनको नहीं लिया और नंबर 3 को ले लिया। वो तीनों बहुत अच्छे जज है वहाँ। तो लेकिन देखिए ना उसकी क्या, और उनको देखिए पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया, और यही सिंध हाई कोर्ट में बनाया। और अब जो जस्टिस डोगर हैं वो 15 नंबर की उनकी सीनियरिटी थी। और देखें, लेकिन उनको लाने का मकसद ही यही था कि उनको चीफ जस्टिस बनाना है।
क्योंकि एक्टिंग बनाया, क्योंकि चीफ जस्टिस तो सिर्फ जुडिशियल कमीशन ही अपॉइंट कर सकता है ना, और फिर सदर उसको साइन करेंगे, तो उस वक्त तक इनको एक्टिंग बना दिया। नेचुरली उन 6 जजों से तो शिकायत है ना, क्योंकि उन्होंने वो खत, उनकी मजाल कैसे हुई कि उन्होंने वो खत लिख के और बातें कुछ बताई लोगों को, तो उनको तो उनमें से उनको तो चुनना ही नहीं है। तो आप बताइए जो जजेस इस तरह से लाए गए, और फिर बाकी और ये चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद के थे, मौजिद जज साहब, चीफ जस्टिस साहब, वो जाते जाते उनके खिलाफ फैसला कर गए। अब वो चैलेंज करेंगे उनको सुप्रीम कोर्ट में। इस तरह पहले भी हो चुका है, सीनियरिटी के हमेशा केसेस इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट हो जाती है, मुस्तरद हो जाती है, तो उसकी अपील या पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं कि हमारी सीनियरिटी आप तय कर दें। अब ये फैसला वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही जाएगा और वहां ये फैसला होगा कि ये जस्टिस डोगर सीनियर है या जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या नहीं। और देखिए एक बात मुझे तो समझ नहीं आई, उसके क्या मुहर्रकात उसके पीछे क्या है, कि वहां जो नंबर 3 के जज थे जस्टिस मियां गुल हसन, उनको एक्टिंग जज बनाया गया, यानी उनको वापस भेजा जाएगा हाई कोर्ट में। किस तरह से भेजा जाएगा और क्यों उनको वहां ले जाया गया और कब उनको भेजा गया, क्योंकि हमेशा एक्टिंग जज का पीरियड तो एक डिटरमिन्ड पीरियड होता है कि इतने अरसे के लिए वो एक्टिंग जज रहेंगे। ज़ुबैरी साहब, एक और मामला है जो चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई का ख़त है वो जजेस की आईनी कमेटी के हवाले किया है। टेक्निकल नुकता ये है, ये बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट अज खुद किसी दरख्वास्त पे या ख़त पे जुडिशल इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है? देखिए, इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का काम इंक्वायरी करना नहीं होता। देखिए वो आप, हाँ, जो आपके 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स होती है तो वो इंक्विजिटोरियल जरूर होती है, लेकिन वो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है। देखिए मेरी आपका नॉर्मल केस एडवेसोरियल होता है कि 2 वकील आते, 2 पार्टियां होती हैं। 184(3) में कोई मुद्दा होता है जो वो इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स होती है, लेकिन वो होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। लेकिन इंक्वायरी करना सुप्रीम कोर्ट का पर से काम नहीं है। लेकिन अब जो उन्होंने खत लिखा, हाँ, वो खत को सुमोटो में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन आपको पता 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये सुमोटो की के ऊपर भी कदगन लगा दी गई। 184(3) के ऊपर आप देख लीजिए कि कब वो ले सकते हैं, और 187 जो पढ़ा जाता था आर्टिकल 187 उसको भी उन्होंने तब्दील कर दिया। तो जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता 26वीं आईनी तरमीम के, और ये खासतौर पे जो वो आर्टिकल्स के जो जुडिशरी से मुताल्लिक है, उस वक्त तक तो यही अभाम रहेगा, यही चपलपेश रहेगी, और यही इस तरह से डिफरेंसेस रहेंगे, और ये आपस के डिफरेंसेस, वकला में तकसीम, ये सब आप देखते रहेंगे। देखिए हमारे हिसाब से आज़ाद अदलिया इस मुल्क में ख़त्म कर दी गई है, कैप्चर कर लिए गए हैं कोर्ट्स। अब उसके बाद नेचुरली उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ से होती थी उम्मीद के एक आदमी को कि आपके, क्योंकि मेरा और आपका सारा जो केस होता था, वो ज्यादातर जो केसेस होते हैं 184(3) या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन होती है, जैसे रिट पिटीशन भी कहते हैं, वो सरकार के खिलाफ होती हैं। अब वो उनकी मर्जी के जजों के सामने बेंचेस बनाई हुई हैं, उन्हीं के सामने लगेंगे, तो फिर हम तो उम्मीद रखेंगे कि वहां से इंसाफ मिलेगा। लेकिन देखिए जब जजेस वो खुद एग्जेक्टिव बना रही है कि उनके खिलाफ जो केस ये जज या ये बेंच सुनेगी, तो फिर बड़े उसमें सवाल तो उठेंगे। नहीं ज़ुबैरी साहब, अब आप कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। बुनियादी नुक्ता इसमें यह भी है कि जो 26वीं आईनी तरमीम पे आपके एतराज़ात हैं, जजेस के तकर्रुर के तरीक़ाकार पे जो आपके एतराज़ात हैं, इसमें वकला बरादरी यूनानिमसली हम आवाज़ भी नहीं है, आप लोगों को में भी धड़ेबंदी है। उसकी क्या वजह है? अगर ये इतना जेन्युइन मुद्दा है तो इस पे सारे मुत्तफिक क्यों नहीं हैं कानून के लोग? देखिए इसलिए नहीं होंगे, कुछ जो लोग उनके जो 26वीं तरमीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके मुस्तफीद हैं। आप देखिए वो जो लोग हैं उन्हीं के लोग अब जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, उन्हीं के लोग लॉ ऑफिसर्स हैं, तो वो तो इसके ये तो उनको तो फायदा हुआ इससे। नहीं, पहले भी एतराज तो यही था कि अपनी चैम्बर के लोग जजेस लगा दिए जाते थे। तो अभी देखिए उनके चैम्बरों के जो मिनिस्टर साहब वगैरह के, उनके चैम्बरों के लोग अपॉइंट हो रहे हैं या उनके ग्रुप के लोग अपॉइंट हो रहे हैं ज्यादातर। आप देख लीजिए, आप चाहते तो। अच्छा, मिडल वे, इसका हल क्या हो सकता है? वैसे इसका सोल्यूशन भी होगा ना? हल यही है। देखिए चैम्बरों की बात देखिए, ये बड़ा गलत इल्जाम लगाया करते थे जब जजेस की मेजॉरिटी होती थी और अपॉइंट करने में कि चैम्बरों के जजेस आ गए। आप ये क्या कोई पाबंदी है कि एक जज जो चला जाता है उसके चैम्बर से एक अच्छा वकील जज नहीं बन सकता? उसके चैम्बर में अच्छा वकील नहीं हो सकता? सिर्फ उसको इसलिए ना जज बनाया जाए क्योंकि वो एक जज के चैम्बर से एक्स जज जो जज बन गया उसके चैम्बर में वो है, या उसको कोई रिश्तेदार है, या वो किसी जज का बेटा रहा है। इस तरह तो आपकी तारीख में कितने बाप दादा रहे लेकिन सब कॉम्पिटेंट थे। आप जस्टिस वहीदुद्दीन को देखिए, जस्टिस वजीउद्दीन को देखिए, उनके बेटे थे। तो ये देखिए ना, मतलब कि इतनी एग्जाम्पल्स आपके मुल्क में मौजूद हैं
जिनके बाप बेटे बड़े उन्होंने बड़े अच्छे से सर्व किया जुडिशरी में, आज उनके बाप का, बेटे का, दादा का नाम है सर। तो ये कह देना, इल्जाम लगा देना कि जी उनके चेम्बरों से आते थे इसलिए ये सिस्टम सही नहीं था, अब क्या हो गया? तो मिडिल में यही है। देखिए, जो आपको याद होगा 21वीं तरमीम का जो केस था, वो फुल कोर्ट ने 17 जजों ने कहा, उन्होंने कहा कि कभी कोई तरमीम आई 175A में, तो वो उसमें हमेशा जजेस की प्राइमेसी रहेगी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में, ये उसमें लिखा हुआ है। तो ये आईनी तरमीम तो फुल कोर्ट के भी उसके खिलाफ जारी है बात। और जिसने वो ऑथर जज थे उनका कल इंतकाल हो गया, जैसे शेख अजमत सईद साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, तो उनकी वो जजमेंट थी उस केस में। तो अब देखिए, तो उस केस, उस जजमेंट ऑफ फुल कोर्ट, वो आपने उसको भी रद्द कर दिया। ये देखिए, ये कोई तरीका नहीं होता कि ये, तो हाँ, अगर आप समझते हैं कि दोनों जजेस की इजारादारी थी, तो आप उसको, जो अपनी कमेटी थी, उसको कर देते कि अगर आपके जजेस, उनके पास इख्तियार होता, उसको रिजेक्ट करते और फिर आप उसको जी, सही है, बैठ के उसको जुडिशरी रिव्यू कर लेते। जी।